अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TV11 के पॉलिटिकल पंच प्रोग्राम में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका दोस्त सैयद हबीब। नाजरीन, शहर हैदराबाद के साथ साथ तेलंगाना रियासत में शिद्दत की सर्दी है, मगर तेलंगाना रियासत के साथ साथ शहर हैदराबाद में खास करके हल्के जुबली हिल्स में शिद्दत की गर्मी नजर आ रही है, क्योंकि हल्के जुबली हिल्स में बाई इलेक्शन है, जिसकी वजह से इख्तियार में रहने वाली कांग्रेस पार्टी और BRS पार्टी बीजेपी के अलावा दीगर पार्टी अपनी गर्मा गर्मी से इंतखाबात के लिए तैयार हो रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे मौके पर आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है हल्के जुबली हिल्स के एरागड्डा डिवीजन के AIMIM पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। नसीरुद्दीन साहब, सबसे पहले आपका TV11 के स्टूडियो में इस्तकबाल है। शुक्रिया। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं आपके सवालात का जवाब कौम तक पहुंचाने की जरिया बना, इसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं। नसीरुद्दीन साहब, मेरा आपसे सवाल है, जो जुबली हिल्स हल्के में बाई इलेक्शन है, इस जुबली हिल हल्के में बाई इलेक्शन में सारे अवाम और सारी पॉलिटिकल पार्टी अब AIMIM पार्टी के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि गुज़िश्ता चंद दिन पहले ये मालूम हुआ था कि कांग्रेस से दोस्ती रहने की वजह से MIM पार्टी हल्के जुबली हिल्स से बाई इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही है, बल्कि ऐसे ही सोशल मीडिया के जरिए वीडियोस वायरल हुए थे। मगर वही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए हमारे सोर्स इंफॉर्मेशन से ये पता चल रहा है कि हल्के जुबली हिल्स के इस बाई इलेक्शन में AIMIM पार्टी भी यहाँ से मुकाबला करने वाली है और बहुत जल्द उसके उम्मीदवार का नाम भी डिक्लेयर करेगी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहाँ तक सही है या फिर प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया की हद तक की है ये बात? देखिए हबीब साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सही हिकमत अमली अगर कोई जान सकते हैं तो बिल्कुल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ही जान सकते हैं। और ये बात भी हकीकत है, आप लोग भी इस बात से वाकिफ़ है। मजलिस कहीं अगर इलेक्शन लड़ना है तो इस सब पूरे पॉलिटिक्स पार्टी से पहले अपनी एक्टिविटीज जारी कर डालती। आप 2014 में भी देखे, दूसरे इलेक्शनों में भी देखे, या हैदराबाद में भी देखे होंगे, या दीगर स्टेट में भी जाती है, तो मजलिस अपनी कैनवसिंग शुरू से सबसे पहले डिक्लेयर करती है। ये और बात है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी भी रूलिंग हुकूमत से, आप लोग जो बोल रहे हैं कि रूलिंग हुकूमत के साथ कांग्रेस के साथ उनके ताल्लुकात है, तो मेरा आपसे ये है कि क्या कांग्रेस सेकुलर पार्टी नहीं है या BRS इससे पहले थी सेकुलर? मजलिस की एक हमेशा से एक पॉलिसी रहती है कि सेकुलर हुकूमत का उनको वक्त पड़ने पर साथ भी देती है, उनको जिताते भी हैं और उनसे काम लेती है। इसकी अहम वजह है कि स्टेट में फ़िरका परस्ती पार्टी भारतीय जनता पार्टी आगे ना निकले, वही एक मकसद है मजलिस का, इसके अलावा कोई और मकसद नहीं। अब रहा मसला आपके कैंडिडेट आना नहीं आने का, ये हकीकत है कि वक्त के हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फैसले कभी कभी आखिरी वक्त पे भी बहुत हालात के हिसाब से हालात की देखते, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब न केवल हिंदुस्तान के बल्कि दुनिया के एक माने जाने सियासतदान है और हिंदुस्तान में से सबसे टॉप के सियासतदान है। उनकी हिकमत अमली रहती है कि किस तरीके से बीजेपी को रुकाने के लिए वो क्या कर सकते हैं, वो इसको ज़रूर करते हैं। अब कैंडिडेट आएंगे या नहीं आएंगे इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, बस इतना कह सकता हूं कि मजलिस अगर इलेक्शन लड़ने पे आएंगी, और खासकर ये बाई इलेक्शन है। हबीब साहब, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, बाई इलेक्शन की एक तारीख है। कभी भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बाई इलेक्शन रूलिंग हुकूमत से जीती है। हल्का कारवान 2003 में सज्जाद साहब के इंतकाल होने के बावजूद जब चंद्रबाबू की स्टेट में हुकूमत थी और इसकी अलायंस भारतीय जनता पार्टी थी, तो मजलिस ने मैदान में उतरकर जुल्फकार अली अपने अफसर खान साहब को, अकबरुद्दीन अवैसी साहब इस हल्के के इंचार्ज बने थे, जीते। इसके बाद YS राजशेखर रेड्डी के दौर में 2004 में नागेंद्र को हरा के, तो आप नागेंद्र को हरा के मौजन खान को जिता के मजलिस लाए। और एक मैं आपको बोल रहा हूं हबीब साहब, 2013 की बात है, बुराबंडा का बाई इलेक्शन, किरण कुमार रेड्डी चीफ मिनिस्टर था, उसको हरा के बाई इलेक्शन लिखे। अगर मजलिस के बारे में मैं यकीन कर रहा हूं, बाई इलेक्शन के लिए मजलिस से बड़ी परफेक्ट पार्टी कोई नहीं हो सकती। ये और बात है, जीतना लड़ना उतरना वो सदर मोहतरम का फैसला, लेकिन अगर मजलिस उतरी तो दूसरी जमातों के लिए बहुत बड़ी परेशानी होगी। मजलिस को साथ देना भी आता, जिताने भी आता, लड़ने भी आता। नसीरुद्दीन साहब, मेरा आपसे सवाल है, मेरा नहीं, अवाम में गुफ्तगू हो रही है और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि AIMIM पार्टी एक वक्त कुछ वजूद नहीं था हल्के जुबली हिल्स, जब खैरताबाद काउंसिल थी, फिर उसके बाद एक वजूद बनाई, उसके बाद
दो कॉरपोरेटर कामयाब हुए यहाँ पर। एक शेखपेट से कॉरपोरेटर एमआईएम पार्टी की शानदार कामयाबी हुई कांग्रेस के ऊपर, उसके बाद एर्रागड्डा डिवीजन से भी एमआईएम पार्टी की शानदार कामयाबी हुई। मगर हाल ही में 2023 के जब इंतखाबात हुए थे, आपको मालूम है जो तीसरा इलेक्शन मागंटी गोपीनाथ का था, और उस इंतखाबात में एमआईएम पार्टी भी यहाँ से मुकाबला करी थी। जब एमआईएम पार्टी यहाँ से मुकाबला करी, आप इतिहास दो बताए, मगर आज की डेट में हल्के जुबली हिल्स में एमआईएम पार्टी के जितने सीनियर लीडर्स थे पार्टी से दूर है, या पार्टी उनको दूर कर दी, या फिर उनकी पार्टी मुकाबला करती ना करती रहने से खामोशी जाहिर कर रही है। तो 2023 के इलेक्शन में जो एमआईएम पार्टी एक इतिहास पैदा करती, हल्के कारवान से कामयाब होती और आसिफ नगर से दानम नागेंद्र को हरा कर कामयाब होती, तो हल्के जुबली हिल्स के 2023 के इंतखाबात में 8000 के अंदर वोट आए। जबकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जहां भी कदम रख देते कामयाबी होती है। जबकि कई जलसे हुए, कई लोग आए, उसके बावजूद भी सिर्फ 7-8 हजार के बीच में एमआईएम पार्टी को रोकना पड़ा। इसकी वजह आवाम की नाराजगी, या फिर टीआरएस से दोस्ती रहने से कैंपेनिंग करने में थोड़ा कम ज्यादा था, या फिर लीडरों की नाराजगी की वजह से जो सीनियर है एमआईएम में, जिसको एमआईएम पार्टी को सिर्फ 8000 वोट आए हैं। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? हबीब साहब, सबसे पहले तो ये बोले कि आप खैरताबाद जब कॉन्स्टिट्यूंसी थे तो इसमें मजलिस का वजूद नहीं था, वो तो आप गलत बोले। आपको बताता हूँ कि एर्रागड्डे में जानी भाई कॉर्पोरेटर थे, मंजूर अहमद भी जो जीता तो कुकटपल्ली से, अल्लाहपुर से जीता तो वो भी खैरताबाद हल्का था। अब इसके बाद डिलिमिटेशन हुआ 2009 में, एक मजलिस का वजूद जहाँ हल्का जुबली हिल्स एक माइनॉरिटीज हल्का बन के उभरा, और इस माइनॉरिटीज हल्के को बनाने में अहम रोल अदा करने वाली शख्सियत अगर कोई है तो अकबरुद्दीन अवैसी। आपको बताऊं हबीब साहब, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट है, मैंने समझता हूं कि आपसे ज्यादा कोई यहाँ सीनियर जर्नलिस्ट होगा। आप बताइए, शेखपेट जुबली हिल्स हल्का नाम है क्या? जुबली हिल्स का कोई एरिया जुबली हिल्स में है? ये पूरे अल्लाहपुर, बड़ा अहमदनगर, एर्रागड्डा डिवीजन है, माइनॉरिटी डिवीजन है। अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने इस हल्के को बनाने के पहले यूसुफगढ़ हल्का था, वो उस हल्के को एक तासुबियत से हटा के जुबली हिल्स लगा गया। तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने शेखपेट डिवीजन को जुबली हिल्स में मिला के इसको एक माइनॉरिटीज हल्का बना। ये कोई और पार्टी ने एतराजात नहीं डाली थी जब, सिवाय मजलिस के, मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि 2023 में मजलिस लड़ी, यकीनन लड़ी, और आप बोल रहे कि 7000 वोट 8000 लोग साहब। हबीब साहब, हालात एक जैसे नहीं रहते। 2009 में मजलिस सिर्फ 800 वोट ली थी कॉर्पोरेटर पे, फिर 2016 में 12000 ली। मजलिस को मालूम है कि 7000 को 70000 वोट करना भी जानती मजलिस। 2023 में सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों में कंफ्यूजिंग पैदा होगी कि अजहरुद्दीन आने की वजह से मजलिस आई बोल के। मजलिस वरना गोपीनाथ को साथ दे रही थी। भैया आपको इतना नहीं मालूम कि हमारे पास एक सबसे ज्यादा सीनियर लीडर मौजूद है, मोहम्मद शरीफ साहब मरहूम। तो असदुद्दीन अवैसी साहब ने हमारी पार्टी के साथ पूरे जनों से मीटिंग करे, तो हम लोगों ने, सब लोगों ने बै वक्त एक बात बोला कि साहब, अगर आज के दौर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शरीफ भाई से अच्छा कैंडिडेट कोई नहीं, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि उनकी तबीयत खराब होगी, उनके हॉस्पिटल में थी, तो साहब ऑब्जर्वर में थे। इसके दौरान ही रविंद्र रेड्डी क्या कर दिया, अजहरुद्दीन को उतार दिया। अब अजहरुद्दीन को उतारते ही लोगों में, हमारे मुसलमानों में ऐसी कंफ्यूजिंग पैदा होती, अरे अजहर को हराने के लिए, अजहर को हरा, अरे हम किसको हराने के लिए आते? हमारे को हराने के लिए अजहर आया। हाँ, हम बनाते हल्का, अल्लाहपुर हल्का हम बनाए। जब तक कोई नहीं सोचा कि वहां से मुसलमान जीता, जब मंजूर अहमद जीता तो सैयद बाबू भी आ जाता, अब गौस भी आ गया। बराबंडा कौन बनाए? हम बनाए। इसके बाद बाबा को याद आता, एर्रागड्डा कौन बनाए? हम बनाए। रहमतनगर कौन बनाए? हम बनाए। सब हम बनाते, आके हमारे को डिस्टर्ब करते दिगर पार्टी के माइनॉरिटीज लीडर। मजलिस किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती हबीब साहब, मजलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए सब पार्टी प्लान करती। एक चीज बताइए, जबकि हल्के जुबली हिल्स में जब 2023 में आप जैसा कि बोले कि कांग्रेस पार्टी अजहरुद्दीन को उतार दी इंतखाबात में, तो लोगों में और बड़े बड़े पॉलिटिशियन में और कांग्रेस के लीडर्स ने भी कई बार कहा है कि एमआईएम अजहरुद्दीन को हराने के लिए एक कैंडिडेट खड़ा करी थी। तो अब एमआईएम के लिए सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अब इंतखाबात बाई इलेक्शन में अजहरुद्दीन उम्मीदवार नहीं है, नवीन यादव उम्मीदवार है। तो क्या नवीन यादव उम्मीदवार रहने की वजह से क्या एमआईएम यहां पर सबसे बड़ा, अब पूरे आवाम की नजर हल्के जुबली हिल्स की और पूरे पॉलिटिकल पार्टी की नजर एमआईएम पार्टी पर है, क्योंकि एमआईएम पार्टी एक इतिहास है जहां पर आप बता रहे 7000 वोट से 70000 वोट कर सकती, 8000 वोट आए थे मगर 80 भी कर सकती। तो ऐसे हालात में क्या हल्के जुबली हिल्स में एमआईएम पार्टी नवीन यादव के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करेंगी या नहीं खड़ा करेंगी,
या सदर साहब का फैसला रहता, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, हर एक पार्टी का एक स्ट्रेटेजी रहता, क्योंकि पार्टी प्रेसिडेंट ही फैसला लेते हैं इसके। तो मगर आप लोगों से मीटिंग होंगी, लोकल लीडर्स जितने भी सदर रहे हैं बस्ती के और सीनियर लीडर्स है, गुफ्तगू हुई, तो आप लोग इलेक्शन के लिए तैयार होंगे या फिर समझौता कर लेंगे? क्योंकि नवीन यादव का भी एक इतिहास है। नवीन यादव एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार थे एक वक्त, आपको याद है, और बिल्कुल करीब, जीत के करीब आकर उनको हारना पड़ा, मगर एक इतिहास पैदा करके चले गए थे। वो काबिलियत को देखते हुए आज नवीन यादव को कई लोग कंपटीशन होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी नॉट दैट बेटर, नवीन यादव से अच्छा इंसान कोई नहीं हो सकता बोलकर नवीन यादव को ये क्रेडिट मिला। तो इस बारे में आप बताइए, आप लोगों से मीटिंग होंगी तो क्या आप इलेक्शन में लड़ने के लिए तैयार होंगे? हबीब साहब देखिए, मीटिंग होंगी वो सदर साहब का इख्तियार की बात है। अगर मीटिंग होगी तो हम अपनी राय रख ले सके, लेकिन फैसला लेना, क्योंकि एक इंसान है, हमारी जो सोच है हमारी एक एंगल से सोचते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कई एंगल से उनको सोचना पड़ता है, उनको न केवल एक सीट को फोकस करना पड़ता बल्कि स्टेट में किस तरीके से सेफ रखना वो उनके पास प्लान रहता। अगर मजलिस चाहती तो पूरे स्टेट में कैंडिडेट को ठहरा सकती, कौन क्या करने वाला, लेकिन मजलिस का एक मकसद है कि खाली इलेक्शन में कैंडिडेट ठहरा डालना नहीं है बल्कि फिरका परिस्थिति को रोकना है। इसी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में सबसे ज्यादा कोई स्टेट में कमजोर है बोले तो तेलंगाना, इसकी बुनियादी वजह मजलिस है। लेकिन आप जो बात बोल रहे हैं कि नवीन यादव, यकीनन इसमें दो राय नहीं है, अगर कोई कांग्रेस को बचा सकता था, फाइट दे सकता था बीआरएस के लिए, तो इसमें दो राय नहीं कि नवीन यादव से अच्छा कैंडिडेट मैं समझता हूं कांग्रेस का कोई और नहीं हो सकता। ये सोशल एक्टिविटीज है उनके अंदर, शुरू से 2009 से मैं खुद देख रहा हूं इलेक्शन 1 से 3-4 बार लड़े हैं, और हर हैसियत से जो कैंडिडेट अपनी जाति सरमाया से कौम की खिदमत कर सकता है, जब एमएलए बनागा तो क्या नहीं कर सकता हूं, वो फाइटर है, इसमें दो राय नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि उन क्या है क्या नहीं, लेकिन एक कांग्रेस के लिए नवीन यादव से अच्छा बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं था, ये मैं भी मानता हूं। तो आप सदर साहब के फैसले के बाद ही कह सकते हैं कि एमआईएम खड़ेंगी या ना खड़ेंगी? बिल्कुल। अच्छा, क्या पार्टी हेडक्वार्टर से ऐसे कोई वहां से जो हिदायत आई क्या कि कांग्रेस को सपोर्ट करो या कोई फला पार्टी को सपोर्ट करो? क्योंकि जब मुकाबला नहीं होना चाह रहा तो किसी ना किसी को सपोर्ट करेगी ना, तो ऐसा कोई अभी तक नहीं आया। हमारे इंचार्ज साहब को, जो हमारे अनवर सादत साहब हमारे इंचार्ज है, उनसे साहब की बातचीत होती है, जब हिदायत आई थी तो बिल्कुल हम साहब की हिदायत पे। और एक बात है हबीब साहब, जमात का कैडर सब जने जो भी जने हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम अपने सदर के हिदायत को फैसला करता है, ये चीज़ है, क्योंकि अमीर की हिदायत ही हमारे को हिदायत दी जाती है। हम लोग सदर साहब जिसको भी बोलेंगे, जो भी जमात को बोलेंगे, चाहे रोलिंग हुकूमत को बोलो या अपोजिशन को बोलो, जिसको भी सदर साहब बोलेंगे जमात के कैंडिडेट इसके साथ कैडर उसके साथ ठहरेगा। मेरा अहम सवाल है, अभी आप बता रहे थे कि एमआईएम चाहे तो कहीं भी खड़ सकती, पूरे स्टेट में खड़ सकती, तो रोकने वाला कौन है? जब एमआईएम जाकर बिहार में खड़ रही है, एमआईएम जाकर महाराष्ट्र में कर रही, तो जुबली हिल्स में माइनॉरिटी ज्यादा है और 2 सिटिंग कारपोरेटर है और एक बार एमआईएम का कैंडिडेट जीत के करीब आकर गया तो है, तो इतने स्टेट्स में जाकर खड़ रही है एमआईएम, तो फिर हल्के जुबलीस में क्यों नहीं खड़ रही? बिल्कुल सही जास, ये आपका ही सवाल नहीं है, समझता हूँ मैं 90% जुबलीस के माइनॉरिटीज के दिल की आवाज है, खतीबों की आवाज है, उलमा की आवाज है कि मजलिस की सीटें क्यों नहीं लड़ रही। लेकिन मैं आपको बताता हूं, सदर मोहतरम के सामने, अकबरुद्दीन अवैसी साहब के सामने, अब देखिए भाई, एक कांग्रेस पार्टी का भी जो जुबलीस में कैंडिडेट है, कारपोरेटर है, बीजेपी का एमपी है, एमआईएम के भी कॉर्पोरेटर है, बीआरएस के भी कॉर्पोरेटर, ये 4 पार्टियों के लिए जुबलीस बहुत अहम है। रूलिंग हुकूमत के लिए इसलिए जहन है, इसके 2 साल की कारकर्दगी जुबलीस के इलेक्शन पे बताएगा, और अपोजिशन के लिए तुम्हारा वजूद बरकरार रहने के लिए उनको जीतना जरूरी है। बीजेपी के लिए, किशन रेड्डी के लिए जरूरी है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हल्के को सीट निकालने के लिए इसके लिए जरूरी है। ये बात सही है तीनों पार्टी के लिए, लेकिन इन तीनों के बीच में अगर कोई जुबलीस का सीट के हकदार थे, सही मानों में अगर कोई थे तो एमआईएम है। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे सदर मोहतरम का जो फैसला रहता वो काबिल मुबारक रहता, वो कई एंगल से सोच के फैसला लेते, इसमें दो राय नहीं है कि। और आप एक बात बोले कि तेलंगाना में क्यों नहीं, अगर मजलिस ठहराती तो कौन कांग्रेस जीती थी? बीजेपी कब की स्टेट पे रूलिंग कर ली होगी थी, डिस्ट्रिक्टों से बर्खास्त हो जाती थी। मजलिस अगर ठहराने बैठी है तो फिर कहाँ आ सकती सेकुलर हुकूमत, चाहे वो बीआरएस रहते या कांग्रेस रहते। मजलिस नहीं ठहराती बोले तो उन क्या मुकाबला करते कांग्रेस, उन खुद एक दूसरे की टांगा खींचने में रहते, उन कहने क्या मुकाबला अगर करती है फिर परस्ती से रोकने की सेकुलर हुकूमत तो मजलिस है। देखिए नसीर साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, आप बोल रहे कि एमआईएम पार्टी खड़ती
तो बीजेपी को कामयाबी होती और कांग्रेस को हारना पड़ता हर जगह पर। देखिए एमआईएम नहीं खड़ने के बावजूद भी बीजेपी के कई एमपीओं की कामयाबी हुई, इजाफा हो गया। आपको मालूम है कितने एमपीज थे, अब कितने एमपीज हो गए। तो जब एमआईएम मुकाबला नहीं करने के बावजूद भी वहां पर एमआईएम की बीजेपी की कामयाबी रही। मगर यहाँ तो बनी हुई सीट है। मेरा सवाल नहीं, जितने भी मैं सवालात पूछ रहा हूँ आपसे, यहाँ के मुकामी लोग और पॉलिटिकल और लोगों का जहन जो बना हुआ है वो मेरे सवाल है। मैं कोई पार्टी को टारगेट करना, किसी को उठाना, किसी को चढ़ाना, जो सवाल है मैं आपको एक मुकामी रहने की वजह से और आप एक उस काबिल रहने की वजह से मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ फिर से, क्योंकि हल्के जुबली हिल्स एक बनी हुई सीट है। मगर और एक बात है, यहाँ पर एक हॉट टॉपिक चल रही है हल्के जुबली हिल्स में कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार कौन है। कांग्रेस पार्टी से पहले और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर से पहले, गांधी भवन से पहले, एक हफ्ता पहले एएमएम पार्टी के सदर और हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया भर के मशहूर और मारूफ पॉलिटिशियन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सीधा नवीन यादव को इशारा दे दिया कि कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव को रहेंगे और नवीन यादव को नाम ने लिए शनाख्त करते हुए उनको वोट डालो। और साथ में ये बात भी हुई वहां पे एक दूल्हे भाई भी आ जाएंगे। तो लोगों में ये सवाल हुआ दूल्हे भाई एचवाईसी। अब ये एचवाईसी सलमान के बारे में हम बात करेंगे। एचवाईसी सलमान जो है हाल ही में हल्के नामपल्ली की इंतखाबात में उन्होंने काम किया और महाराष्ट्र में भी काम किया। तो आज हल्के जुबली हिल्स में आके एचवाईसी सलमान मुकाबला यहाँ पर इलेक्शन में खड़ना, ये कहाँ तक सही होगा आप बताइए। आप ये क्या लोगों का तो कई इल्जाम है, कई पॉलिटिशियन बोल रहे कि एमआईएम वाले भेजे और कोई बोले नहीं सलमान खुद ही आईएसओ है, कोई क्या बोले बीजेपी के बोल के। बहरहाल आवाम है, किसी की जबान को लगाम नहीं है, कोई भी कुछ सवाल कर सकता। तो मैं किसी की तोहमत नहीं लगाता, मैं आपसे डायरेक्ट ये सवाल पूछ रहा हूँ कि एचवाईसी सलमान यहाँ पर आके मुकाबला कर रहे, तो क्या इसमें इस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं देखिए हबीब साहब, ये जमहूरियत मुल्क है। एचवाईसी आके मुकाबला कर रहा है, कोई आज़ाद मुल्क आज़ाद इंडिपेंडेंट डालता है, हर कोई अपने मफाद के लिए क्या करना चाहता है वो करना चाहता है। लेकिन मेरी नज़र में यह है कि एचवाईसी जो प्लेटफॉर्म से काम कर रहे थे वो प्लेटफॉर्म कहाँ तक अच्छा था क्या नहीं था, वो तो उलमा इकराम मुफ्तियान इकराम बता सकते हैं कि ये क्या है इसकी नोयत से किस तरीके से। लेकिन उन्होंने इलेक्शन लड़ने का जो ऐलान करके उन शक के दायरे में आ गए। कहीं ना कहीं उनका अपना प्लेटफॉर्म जो था, जो तरीके से उन अपने प्लेटफॉर्म से काम कर रहे थे, ठीक है, ऑनलाइन के जरिए वो क्या था क्या नहीं था अल्लाह ही जाने कि अमानत में कितनी खयानत हो रही है। अमानत जो आ रही थी वो पूरा कौम को पहुंचा रहे थे, वो ना पहुंचा रहे थे, और इसका सही इस्तेमाल हो रहा या नहीं हो रहा था वो अल्लाह की अदालत में उनको देना था। लेकिन उन्होंने इलेक्शन लड़ने से लोगों के इसमें शक पैदा 100% हो चुका है। हाल ही में एक आपकी खदीम मुहामी मस्जिद है मोहम्मदिया मस्जिद, वहाँ से एक सोशल मीडिया में वायरल एक बयान के दौरान एचवाईसी सलमान के बारे में 6-8 मिनट बात करा गया है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में 10-10 हज़ार के कवर इमाम और मौज़म्स को तकसीम करे कई मस्जिदों में। तो इस बारे में वहाँ पर बयान हुआ, वो वीडियो अब सोशल मीडिया के जरिए काफ़ी वायरल हो रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाह रहे, उसके पीछे भी कोई सियासत है या वाकई एचवाईसी सलमान को फिर ऐसा वो किया जा रहा है? हबीब साहब, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, मैं एचवाईसी का यहाँ पे कसूर नहीं मानता। मैं अगर किसी का कसूर मानता हूँ तो वो उलमा का, वो खतीबों का, मस्जिद के ज़िम्मेदारों का। अरे भाई एचवाईसी क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा वो कर, जब तुम्हारे सामने ये चीज़ आ गई, ऑफर गए, तुम जानते हैं कि कौन शख्सियत बुलाएगा और किस मफाद के लिए तुम्हारा को इस्तेमाल किया गया। तुम जिस मुसल्ले पे ठहरे, तुम्हारे मेंबर रसूल की तुम्हारी शान है। अरे अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने असेंबली में ये कहा कि इमाम और मौज़ून को लाइन में ठहरा के मत दीजिए, बल्कि ऑनलाइन उनको इज्जत से उनके अकाउंट पे पैसा आ जाए। जब गवर्नमेंट तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर रही, गवर्नमेंट तुम्हारे को बुला के चेक नहीं दे रही, गवर्नमेंट तुम्हारे को नहीं दे रही, तो तुम कैसा जाके लिए मुझे बड़ा अफसोस। मैं को एचवाईसी पर नो उन अपने इस्तेमाल किस करने से गया, कौन सी नीयत से करा, मैं इसके ऊपर बात नहीं कर। लेकिन मुझे गुस्सा है जो खतीब और इमाम वहां पे गए, बिल्कुल वो काबिल मुजम्मत है, वो अपनी इस्लाह करो। और नहीं तो मैं यहाँ ऑनलाइन कैमरे में बोल रहा हूँ, ऐसे खतीबा ऐसे इमामों को मस्जिदों से बर्खास्त कर दो। ये मस्जिद के प्लेटफॉर्म पे अटैक हुआ, क्योंकि वो बोलेगा कोई भी इमाम कोई भी मस्जिद का लिएगा तो ये नहीं बोलेगा कि उन लिया, उन बोलेगा ये मस्जिद को मैंने पैसा दिया,
मस्जिद का नाम लेगा, मोहम्मदिया मस्जिद को दूंगा बोला, नूर को दूंगा बोलेगा, एरागड्डा जामिया मस्जिद को देगा, या मस्जिद मेराज को बोलेगा, मस्जिद उमर फारूक को बोलेगा, उन मस्जिद का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेगा, तो मैं नहीं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मैं इसमें HVC को कसूरवार नहीं मानता हूँ, गैस वालों को कसूरवार मानता हूँ। असद साहब, अब और एक इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले एक दो सवाल है, उस दो सवालों को ख़त्म करते हुए पूछिए। अब हल्के जुबली हिल्स के जो माहौल बने हुए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि इख्तियार में रहने वाली कांग्रेस पार्टी नवीन यादव को, एक नौजवान को उतारी है, तो दूसरी तरफ जो मुकामी MLA थे मागंटी गोपीनाथ, उनकी अहलिया मागंटी सुनीता BRS की हो उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला कर रहे हैं। तो आप बेहतर अच्छे लीडर है, एक ग्राउंड लीडर है और सबके दिलों के राज को जानते हैं और सियासत भी बहुत अच्छा समझते हैं और हर एक जवाब देने से पहले अच्छे से प्रिपेयर होते हैं। सवाल जैसा पूछा जाता है उससे पहले आप जवाब को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या माहौल नज़र आ रहा है यहाँ पर हल्के जुबली हिल्स का? फिलहाल कांग्रेस है, BRS है, BJP है जैसा, और एक कैंडिडेट है, जैसा 4 कैंडिडेट्स हो जा रहे, तो इसमें किसको, कौन सी पार्टी से फायदा होगा? आपको क्या माहौल, यहाँ की माइनॉरिटीज कौन सी पार्टी के साथ जाएंगे, कौन से मौक़िफ़ में है? आप इस बारे में कुछ कह सकते हैं? हबीब साहब, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि ये सवाल अभी एक 10-15 दिन के बाद इसका सही जवाब आएगा। अभी हालात की गिरोह के हिसाब से ये तो मुझे कभी कभी ऐसा दिख रहा है कि जिस तरह का 2014 में नवीन यादव का टफ इलेक्शन था, कोई भी ये नहीं बोल रहा था कि गोपीनाथ निकल के आ जाएंगे बीच में से, लेकिन रेड्डी और तो ऐसा दिख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा कि कहीं मुसलमानों की अपनी गलती की वजह से, ये गली के लोकल लीडरों की गलत मेंटेलिटी की वजह से कहीं मुस्लिम और तकसीम ना हो के बैठे बैठे किसी और तरफ को आए, रास्ता तो नहीं खोल रहे हम लोग। ये बहुत बड़ी संजीदगी की बात है। तो मुझे सोचना, मैं पूरी मुस्लिम कमेटी से कह रहा हूँ भाई, दोस्ती मोहब्बत प्यार अपनी जगह रखिए, लेकिन वोट देखिए, वोट का अपना इस्तेमाल सही करिए यार। हमारे पास सबसे बड़ा हथियार अगर कोई हिंदुस्तान में बचा है तो ये वोट ही है। वोट को भी आप खाली गैर जरूरी चीजों में तरफ डाल के आप अपने वोट का नुकसान मत करिए। रहिए 10 तारीख तक, 9 तारीख तक किसके साथ रहना रहिए, लेकिन 11 तारीख को ऐसा फैसला लीजिए कि अपने को फिरका परस्ती को BJP में एंट्री अगर देंगे। मैं हबीब साहब, आपकी ये हल्का मिनॉरिटीज बनने वाला है कल, अगर खुदा ना खास्ता इसके गलत फैसले चले जाएंगे तो आज तो आपको दिख रहा है, बुराबंडे में कॉर्पोरेटर दिख रहा है, रहमतनगर में दिखेगा, अल्लाहपुर में दिखेगा और भी दिखेगा, कल आपको कॉर्पोरेटर भी नहीं दिखेगा मुसलमान। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ, भयकामे में मत आइए, क्या करना है कर लीजिए, लेकिन सियासी हिकमत अब लिए। और एक मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मुसलमानों से गुजारिश कर रहा हूँ बिलखुसूस कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फैसले पे असदुद्दीन अवैसी साहब जो फैसला लेते, आप ठहरिए, एक चीज बोल रहा हूँ कैमरे के साथ, हुकूमत काम नहीं करती, उनसे काम लेना पड़ता है और मजलिस को काम लेना आता है। इसलिए जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब किसी के बारे में फैसला लेते या खुद उतरते हैं तो भी उनके साथ पूरे 99% ठहरेंगे अपन। और अगर नहीं उठर के उन खुदा ना खास्ता उन अपनी तरफ से कुछ ऐसा फैसला लेते हैं तो मैं समझता हूं कि पूरे मुसलमानों को आप असदुद्दीन अवैसी साहब से दारुस्सलाम में जाके लड़िए, कोई सा भी मसला होगा उनसे निकालिए जगह, उनको बोलिए आप चलिए CM करने, चलिए आप मिनिस्टरों को लेके हमारा काम लीजिए। यकीन मानो हम काम नहीं ले सकते, उन जितनी हिकमत अमली से हमारे काम को लेके दे सकते वाहिद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। हल्के जुबली हिल्स का खास करके बोराबंडा डिवीजन, उसके बाद रहमतनगर डिवीजन और एर्रागड्डा डिवीजन, जिसमें सबसे ज्यादा बोराबंडा डिवीजन में अब इख्तियार में रहने वाली कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर खबरस्तान। हल्के जुबली हिल्स के बोराबंडा डिवीजन के मुसलमानों की हालत इतनी बदतर हो चुकी है, वहां पर किसी का इंतकाल होता है तो चाहे वो माँ हो या बाप हो या भाई हो बहन हो जो भी हो, उससे कई गुना ज्यादा गम खबर की जगह नहीं मिलने की वजह से वहां पर आज हर पॉलिटिकल पार्टी मुसलमान को इस्तेमाल किए है। इतिहास गवाह है, वहां के मुसलमानों ने हर पार्टी को मौका दिया, कोई पार्टी नहीं कर सकती। देखिए इतिहास है, वहां पर कांग्रेस को मौका दिया, MIM को मौका दिया, BRS पार्टी को मौका दिया। देखिए कांग्रेस के कारपोरेटर वनजा लक्ष्मण गौड़ को वहां के मुसलमानों ने जिताया मगर खबरस्तान हासिल नहीं हुआ। फिर AIMIM पार्टी के बाई इलेक्शन में वहां पर फिर से एक बार MIM, वहां पर दूसरी बार कांग्रेस को छोड़े TDP BRS को छोड़कर MIM को जिताया, MIM भी ना कर सकी। तीसरी बार
एक बड़ी उम्मीद लेकर, एक माइनॉरिटी कैंडिडेट है, एक मुसलमान है जिसे फिक्र होंगी, क्योंकि हर एक कलमा पढ़ने वाले का सच्चा और सही घर आखिरी मुकाम उस खबर होती है। तो बड़ी उम्मीद से तीसरे बार मुसलमानों ने बीआरएस को बढ़ चढ़कर वोट डाला और उसे एक बार नहीं 2-2 बार जिता दिया। उसके बावजूद भी औहदा मिला, गली का लीडर बड़ा लीडर बन गया, कारपोरेटर एक अहदे पे डिप्टी मेयर बन गया और बड़े बड़े अहदों पर चले गए लोग, एमएलए बन गए, कोई कारपोरेटर बन गया, मिनिस्टर्स बन गए। मगर बोराबंडी की आवाम का जो मसला था खबरस्तान का, वो अधूरा ही रह गया। तो अब बोराबंडी में माइनॉरिटीज के पास कोई रास्ता नहीं है, पूरे पार्टियों को दिए। उसके बावजूद भी जो एहतजाज चल रहे थे, एहतजाज कंटिन्यू हो रहे थे, तो वहां पर केस भी बुक किया गया है। उसके बाद वहां की खबरस्तान कमेटी ने हैदराबाद एमपी एएमएम पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की, बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर से मुलाकात की, उसके बाद कांग्रेस पार्टी से मुलाकात की। तो हैदराबाद एमपी एमएम पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से जब मुलाकात हुई, फौरी कलेक्टर के पास भेजा गया वो टीम को। कलेक्टर ने फौरी वहां पर डिप्टी एमआरओ को भेजा गया, वो काम वहीं पर ही पेंडिंग हो गया। बोराबंडी वालों को खबरस्तान की जरूरत है तो कांग्रेस पार्टी एर्रागड्डे में खबरस्तान की जगह बताई है। आप इतिहास गवाह है, इस टीवी 11 चैनल गवाह है और आप भी गवाह है, आप भी ताहयात है, मैं भी ताहयात हूं। 2013 में जब विष्णुवर्धन रेड्डी एमएलए थे और कांग्रेस की हुकूमत थी, वहां पर खबरस्तान के लिए जगह थी, वो जो गेट था जो बंद करा था उसे खोला गया था। जब उसके बाद फिर वो ऑफिसर का भी वो हो गया उसके बाद। और आज कांग्रेस पार्टी आयन खरीद टाइम पर आकर लोगों को खबरस्तान, जो बोराबंडे वाले पूछ रहे, उनका वीडियो भी परसों देखिए। अब 2 दिन पहले जुम्मे के बाद वो लोग बोले कि खबरस्तान हम पूछ रहे, रहमत नगर वालों को दिया जा रहा है, एर्रागड्डा वालों को दिया जा रहा है। तो खबरस्तान सबसे अहम मुद्दा है। मगर फिर भी एमआईएम पार्टी के सदर हैदराबाद एमपी ने कलेक्टर से बातचीत की, नुमाइंदगी की, उनका कहना है। फिर उन लोगों ने कांग्रेस के लीडरों से मिले, फिर मिनिस्टर से मिले, फिर बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट। इत्तेफाक की बात है 10 साल टीआरएस हुकूमत में थी, एमएलए काफी करीब थे केटीआर साहब के, और केटीआर साहब बोलते ये मसला हमको मालूम नहीं था। तो अब अंदाजा लगाइए 10 साल हुकूमत चलाने के बाद बीआरएस पार्टी को भी ये मालूम नहीं था। तो बोराबंडी की आवाम नहीं बल्कि हल्के जुबली हिल्स में, चाहे वो रहमत नगर डिवीजन हो या बोराबंडा हो, एर्रागड्डे में खबरस्तान सबसे अहम मुद्दा है। इस मुद्दे को किस तरह से लिया जाएगा आप बताइए, इनके लिए क्या हल होगा? हबीब साहब बहुत सही मुद्दे पे बात करें आप। यकीनन बोराबंडे में अभी जो मौजूदा कॉरपोरेट है, शायद वो कांग्रेस में जैन होगा, बाबा फसीउद्दीन के बारे में बात करें। एक बात बोलूं, कोई भी हुकूमत की कसूर नहीं है, हम मुसलमानों की कमेटीज का कसूर है कि वो अब तक कब्रिस्तान को क्यों हासिल नहीं करे। केटीआर ने जो बात बोली वो सही है, शायद हो सकता है इसकी नोटिस में लाए नहीं। कौन लाना नोटिस में? जो सीट पे जिम्मेदार है। आप पूछिए कि आज का जो मौजूदा कॉरपोरेटर है, कितने लेटर कलेक्टर को, चीफ सेक्रेटरी को या मिनिस्टर को कोई दिया क्या? कभी मेमोरेंडम दिया क्या कि हमारे एरिया में ये गवर्नमेंट लैंड है, ये वक्फ की लैंड है, इसको खबरस्तान डिक्लेयर करो? माफी चाहता हूं, 2 लोगों के लेटर्स हैं उनके पास। एक लेटर है हैदराबाद के एमपी एएमएम पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का 2013 का लेटर है, और उन लोगों के पास सिकंदराबाद के एमपी साबिका अंजन कुमार यादव का लेटर है, ना कोई बीआरएस का लेटर है। तो अंजन कुमार यादव का भी नुमाइंदगी किया वही जमीन देने के लिए, सिर्फ ये 2 लोग नुमाइंदगी करे वहां पर। मैं क्या बता रहा हूँ, नुमाइंदगी करना, लेटर लेना, लेटर देके दे डालना नहीं है, इसके पीछे फॉलोअप करें। फॉलोअप सुनिए हबीब साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब का 13 में भी लिए, इससे पहले भी लिए। मैं और एक बात, हमारे सीनियर यूसुफ भाई भी लिए थे। इसको फॉलोअर में रहना पड़ता है इसको। अब एर्रागड्डे के कब्रिस्तान की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, कोहिनूर गया, आपको 13 में लिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास नोटिस लाए तो सदर साहब ने एक ही बात बोले, अगर ये वक्फ की लैंड है, ये खबरस्तान है, इसको कानूनन मजबूत हो, कानूनन आप कमजोर नहीं होना बोले। क्योंकि असद साहब की हमेशा से एक बात रहती कि अपन कानूनी तौर पे कमजोर नहीं होना। आज आप बोलिए हबीब साहब, जब मैं विवेक साहब से बात करा, मिनिस्टर साहब से, तो दूसरे दिन कलेक्टर आ 2 महीने से ये ड्रामा चल रहा था कि
एक जने बोल रहे खबरस्तान दो, हम बोल रहे खबरस्तान दो, मिनिस्टर बोल रहे खबरस्तान दो। जब डिपार्टमेंट नहीं आएगा, जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं आएगा, जीएसएमसी डिपार्टमेंट नहीं आएगा, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन नहीं आएगा, तो आपको कैसा वो जगह को वो लोग वो कर सकते कि ये गवर्नमेंट की है, वक्फ बोर्ड की है। तो दूसरे दिन वक्फ बोर्ड का कलेक्टर जो आया रागटे के खबरस्तान पर, दूसरी तरफ इसको ये जगह चाहिए, ये इससे जमीन कोई भी जगह नहीं है। तो रागटे का एक खबरस्तान का जगह का मसला था, वो जगह का रास्ते का मसला है, वो आज भी है कल भी है, टेक्निकली प्रॉब्लम है वो कभी भी ऐसा, लेकिन वो खबरस्तान है, खबरस्तान था। हम कोशिश करें रागड़े वाले अल्हम्दुलिल्लाह एक फेडरेशन बना के, और हमेशा हर इलेक्शन में उठाए। 2014 में उठा, 23 में बहुत जबरदस्त मीटिंग हुई इसकी, 18 में, फिर 23 में भी इलेक्शन में भी उठा अजहरुद्दीन जब ठहरा, तो जब भी वादा हुआ इधर इसका एक फेडरेशन बना के उस काम को मजबूती के साथ इसको करके रखे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो कलेक्टर, जो एक चीफ जस्टिस होता है जिले का अपना, उन आके गलत चीज को कैसा डिक्लेयर कर सकता खबरस्तान है बोल, वो ऑलरेडी खबरस्तान है, कोई हुकूमत अभी अलर्ट करी सो नहीं है। एक रास्ते का मसला था, रास्ता आप बता सकते 2 अपार्टमेंट के बीच में जो रोड छोड़ा गया था, वो एक रास्ता एक मिल गया था, कलेक्टर बोला ये ठीक है हम लोग नहीं लिए। लेकिन बोराबंडे वालों का जो मसला है, मैं आपके कैमरे से बोल रहा हूँ, बोराबंडे के तमाम मस्जिद फेडरेशन जो बनाए आप लोग, अपनी लड़ाई जारी रखिए। और एक बात बोल रहा हूं मैं, रहमतनगर का खबरस्तान का और आसान मसला, खाली तोसी करना है, वहां पे एक्सचेंज करना है। सीएन रेड्डी को, हबीब साहब, एक मुसलमान को हटा के इसको माइनॉरिटी लीडर को हटा के इसको टिकट दिया गया, पूरे दिन खबरस्तान के लिए तहरीक कर रहे। अरे तू भी तो साथ ठहर के इस खबरस्तान को दिलाने की कोशिश कर सकता, वहां पे गिरोन बनाए, दूसरे चीजें, फंक्शन आ गए, स्कूल आ गए, खबरस्तान एक 1.5 एकड़ नहीं दे सक रहे। कौन सी जगह पे काफी जमीन है वहां, काफी जगह। एक मुसलमान को हटा के जब इसको कॉर्पोरेटर बना, आखिर मुसलमान की लड़ाई सिर्फ मुसलमान, खाली मुसलमान वोट डालने का है। जब मुसलमान कोई चीज पे लड़ना था तो दूसरे कमेटी के लीडर क्यों नहीं ठहरते भाई, क्यों नहीं ठहरते? ये चीज है हबीब साहब, लीडर। और मैं पार्टियों के ऊपर मैं बोलना इतना चाहते, हमारे अंदर इत्तेहाद है, हम अगर लेना चाहे तो कोई भी नहीं रोक सकता, ये बात आप रख लीजिए। तो बताइए, ये खबरस्तान का जो मुद्दा है, ये सारे चीज़ें, उसके अलावा डेवलपमेंट, आज जो बीआरएस पार्टी है 10 साल हुकूमत करी, और हल्के जुबली हिल्स में आपको मालूम है कई जगह डेवलपमेंट हुआ भी और कई जगह डेवलपमेंट बाकी भी है। जब 10 साल मुकम्मिल करे वो लोग, तो 10 साल में काफ़ी डेवलपमेंट होना चाहिए। मगर अब लोगों का इल्ज़ाम क्या था, जब मरहूम मागंटी गोपीनाथ साहब जिंदा थे, उन्होंने बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में कोई फंडिंग ही नहीं कर रही, कांग्रेस पार्टी काम नहीं कर रही। तो 10 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ? तो अब यहाँ अहम सवाल खबरस्तान के अलावा माइनॉरिटी से कई स्कूल्स है जहाँ पर तुलबा है, बेचारों को वहाँ को वॉशरूम के लिए डोर्स नहीं है, और कहीं पर तुलबा है तो टीचर्स नहीं है, कहीं टीचर्स है तो तुलबा वालों को बैठने के लिए बेंचेस तक नहीं है। तो क्या ऐसे माहौल में, ऐसे मौके पर कांग्रेस पार्टी हो या बीआरएस पार्टी हो, माइनॉरिटी वोट लेने में कामयाब हो सकती है? इनसे समझौता, क्योंकि ये कमेटी से समझौता हुई, तो देखिए वो लोगों कमेटी लोगों का कहना क्या है कि हमको सीएम साहब या कोई एक बड़े आदमी हमारे को वादा करते अवाम के सामने, तो हम उसके साथ रहते, चाहे कौन सी भी पार्टी हो। क्योंकि अब वो मौका कांग्रेस के लिए है, क्योंकि कांग्रेस के पास इख्तियार है, कांग्रेस दे सकती। अब बीआरएस के साथ रहेंगे तो भी बीआरएस के पास ताकत पावर नहीं है, इख्तियार में नहीं है बीआरएस। तो ऐसे में आप कांग्रेस को या बीआरएस हो, ये माइनॉरिटीज को खरीद करके उनके मसले को हल करने के लिए आप क्या मशवरा देना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो यही मशवरा दूंगा। मैं इससे पहले भी आपको बोला कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो फैसला लेती है, या मजलिस रोलिंग हुकूमत के साथ ठहरने का मतलब क्या होता है हबीब साहब? देखिए, रोलिंग हुकूमत अगर सेकुलर हुकूमत आए तो इसके साथ ठहरने में क्या बुराई है? एक बात, चलो भारतीय जनता पार्टी है तो हम इंसाफ कानून के दायरे में इसका मुकाबला करते। सेकुलर हुकूमत आए तो मजलिस क्या करती, इसके साथ ठहर के इससे कामा निकालने की कोशिश करती। जब देखती इसको 3-4 साल इसके बड़े बड़े काम अगर नहीं करेंगे तो फिर इसको इसके खिलाफ इसके बारे में फैसला लेती। बीआरएस 5 साल इसके बीआरएस के आप देखिए 5 साल पहले बहुत अच्छे साल गए, इसके बाद सेकंड ट्रिप पूरा फेल हो गए। मैं अब आपके चैनल की तरफ से गोपीनाथ साहब को श्रद्धांजलि पेश करता हूँ पहले तो, कि उन्होंने जाते जाते एक पैगाम देके गया कि मेरे बाद हुकूमत तुम्हारे गलियों में आने वाली है, जुबलीज के हर घर में आने वाली है, जो काम पेंडिंग रह गए 10 साल से बड़े बड़े वो काम ले लीजिए। गोपीनाथ ने वादा करा, गोपीनाथ साहब वादा करे खबरस्तान नक्शबंदी साहब के घर में बैठ के खबरस्तान मैं दूंगा, गोपीनाथ साहब नहीं दिए रहमतनगर का, तो आप दे दीजिए, आप दे दीजिए साहब। बोराबंडी के बड़ाबंडे के अवाम के लिए मैं बोल रहा हूँ हबीब साहब। कृष्णा राव साहब अल्लाहपुर का खबरस्तान दिए, अल्लाहपुर कौन सी अलग है बोले भाई, अल्लाहपुर के खबरस्तान में बोराबंडे वाले तदफीन नहीं होते थे,
आप कॉन्स्टिट्यूंसी मत बताइए। अब ये कृष्णा राव साहब कोई अपनी जाति जगह नहीं, गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट से अलॉटमेंट डिक्लेयर करो साहब वहां पे, नहीं तो कोई वहां पे भी एक जना पैदा हो जाता वारिस, ये मेरी प्रॉपर्टी है, बल्कि उन कोर्ट को जाके अटका डालता। अच्छा वहीं 2 एकड़ को 4 एकड़ 2 एकड़ को 4 एकड़ कर दो, वहां बुराबंडे का मसला आसानी से हल हो जाता है। बुराबंडे में जमीन है ना साहब, पीली दरगाह, हाँ भाई पीली दरगाह के है ना, पीली दरगाह 2 एकड़ में से 1 एकड़ में लीड की, 1 एकड़ तो क्लियर है दे सकती। ये कभी कलेक्टर को, हैदराबाद कलेक्टर को विजिट नहीं करा सके रागटे के। मेरे को अपने लोकल लीडरों के ऊपर गुस्सा आता जी, सबके पास गए, सब जाके कहीं को मिनिस्टर खुद तुम्हारी गली में आ रहा तो मिनिस्टर को बोला एज ए कलेक्टर को लाओ, मुलाकात करके बोले। अरे वैसा नहीं होता साहब, आप खाली मोहरी इनाग्रेशन कर रहा तो नारेला लेके ठहर जा रहे, लाइट आ रहा तो अरे छोड़ भाई वो इनाग्रेशन होते। ये जो मसला है मसले को बुलाओ कलेक्टर को आप। 3-4 महीने से हम वेस्ट चले गए पूरे जी। हुकूमत का हम सही मानों में मिनिस्टर जो हमारे गलियां में इसका फायदा नहीं उठा सके, वही रह गए। मोरिया, सीवरेज लाइन, ड्रिंकिंग वाटर, वो वाटर ये सोसाइटी चाहे तो सैंक्शन होता जी। मिनिस्टर जब अपने पास आया, मिनिस्टर आगे, मिनिस्टर हुकूमत आ रही, अब तो सीएम आएगा जी। क्या है तो साहब, ये प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले, ये गुफ्तगू ख़त्म करने से पहले नसीर साहब आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ, आपने अपनी कीमती वक्त निकालते हुए और काफ़ी अच्छी बातचीत की। इसमें आवाम के साथ साथ आप पॉलिटिकल लीडर्स को भी अच्छा एडवाइस दिए, और मिनिस्टर, इख्तियार में रहने वाली हो, हुकूमत हो या अपोजिशन हो, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी याद दिला दिए। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ नसीर साहब। और मैं तमाम लोगों से एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, चाहे कोई भी मज़हब के हो, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वोट एक आपका हक है, वोट एक आपका जवाब है, वोट डालना आपका एक फर्ज है। क्योंकि इस दुनिया में कंपलसरी आप हर सवाल का जवाब वोट के जरिए दे सकते हैं। देखिए, जो एक पार्टी, जो नेशनल पार्टी जो कांग्रेस थी, गुज़िश्ता 10 साल पहले उनका एक कारपोरेटर भी नहीं था, मगर अवाम जब एक होकर आवाज़ उठा दी, फैसला दे दी, तो आज कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आ गई। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हल्के जुबली हिल्स में जो बाई इलेक्शन है, तमाम वोटर्स से मेरी गुजारिश है, वोट आपका जवाब है, वोट आपका हक है। एक वोट से मेरा क्या होता मत सोचो, एक वोट से भी कोई हार सकता, कोई जीत भी सकता, हो सकता अच्छा काम करने वाला एक वोट से हार सकता, हो सकता अच्छा काम करने वाला एक वोट से जीत भी सकता। तो आपका हर एक का वोट काफ़ी अहम होता है। तो मैं तमाम लोगों से अदबन गुजारिश करूं, अपने अपने वोटर आईडी कार्ड जो है 15 तारीख लास्ट डेट है, और उसके अलावा जिसके वोटर आईडी से पूरे निकाल के रेडी कर लीजिए, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। और इलेक्शन के दिन नेक्स्ट मंथ जो 11 तारीख को इंतखाबात है, सुबह सुबह जाकर वोट डालिए, और उसकी टाइमिंग्स भी हम TV11 के जरिए आपको बताएंगे, क्योंकि वोट एक आपका हक है और वोट के जरिए आप फैसला कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का पॉलिटिकल पंच प्रोग्राम। हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, उर्दू न्यूज के साथ साथ पॉलिटिकल पंच और क्राइम न्यूज के लिए देखते रहिए TV11 न्यूज। हमारे इस TV11 चैनल को यूट्यूब के अलावा यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए। कैमरामैन जाकिर के साथ मैं सैयद हबीब, TV11 न्यूज हैदराबाद। शुक्रिया साहब। हाँ जी, मैं रोज बात कर रहे भाई।